हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्कैंडल्स। और गाइस, आज मैं आपके साथ हर्टलेस प्रिंस का नेक्स्ट एपिसोड लेके आई हूँ। और अगर गाइस बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइस आएगी ना, तो मैं ऑडियो रिकॉर्डिंग को वहीं रोक दूँगी। तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, क्योंकि आजकल मेरे ख्याल से शादी का सीज़न है, जिसकी वजह से बैकग्राउंड में अक्सर नॉइसेस चलती रहती हैं, क्योंकि कोई ना कोई डीजे बजाता रहता है, कहीं चौकी हो रही होती है, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। तो आई होप आप लोग माइंड नहीं करेंगे। चलिए आज के एपिसोड को हम शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि नी मिंगचू ने नी हॉय सिंह के साथ खाना खाने के लिए बोला था। तो नी हॉय सिंह अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था, क्योंकि जिन कुआंग शान की तरफ से जो भी गिफ्ट है उसके भाई के लिए आए थे, उसे ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को इन सब तुच्छ चीज़ों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। उसका भाई इतना ज़्यादा कैपेबल है कि वो हमेशा से न्यू हसिंग के लिए तरह तरह की चीज़ें बाहर से लेके आया है, तरह तरह की यूनिक चीज़ें। और उसके बावजूद भी जिन क्वांगशान का ये रवैया उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। वो अपने बिस्तर पर लेटा ही होता है कि तभी उसके कमरे में नी मिंगजू आ जाते हैं। नी हसिंग जानबूझकर अपने भाई को देखकर मुँह मोड़ लेता है। नी मिंगजू उसके पास आकर कहते हैं, सेंग, क्या हुआ? तुमने मुंह क्यों मोड़ा हुआ है? वो गुस्से में कहता है कि मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, आप खाना खाओ और यहाँ से चले जाना, मुझे आज किसी से कोई बात नहीं करनी। तभी उसके भाई उसके बिस्तर के पास आकर बैठते हैं। और सेंग, क्या हुआ? तुम्हें कितनी बार कहा है हुए सेंग, तुम्हें इस तरह से मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर तुम इतने नखरे करोगे तो कौन अल्फ़ा तुम्हें पसंद करेगा? हाँ। तो वो नी हुए सेंग एकदम से चिढ़ जाता है, क्योंकि उसके मन में एकदम से सॉन्गलन का ख्याल आता है। इसलिए वो अपने भाई की तरफ देखकर कहता है, ब्रदर, आप मुझे तो टॉन्ट बिल्कुल मत मारे, क्योंकि मैं आपके उस गंजी चुड़ैल से तो लाख गुना अच्छा अल्फा ही अपने लिए ढूंढ कर ला सकता हूँ। और वैसे भी अगर मुझे कोई अच्छा अल्फा नहीं मिला ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपके ओमेगा पार्टनर के भी सारे बाल काट दूंगा, उसे एकदम गंजा कर दूंगा, और फिर हम दोनों इक्वल इक्वल लगेंगे एकदम। क्यों? वैसे भी जिन क्वांगशान ने जो आपके लिए तोहफे भेजे हैं, उसके बाद तो अगर मैं उसके पुत्र को गंजा भी कर दूँ तो उसे बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि शुरुआत तो उसने की थी और ख़त्म तो मैं करके रहूँगा। उस बुढ़े को बता के रहूँगा कि हम लोग, भले ही हमारे सिर पे माँ बाप का साया ना हो, लेकिन हम इतने भी गए गुजरे नहीं हैं जितना वो समझता है, ठरकी कहीं का। नी मिंगजू कहते हैं कि होए सेंग, अगर तुम इस तरह से अपनी कैंची जैसी जुबान चलाते रहोगे ना, तो मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन मुझे घूंसू से धक्के मार के कोई ना कोई निकाल ही देगा। अच्छा मुझे ये बताओ, तुम उस अल्फ़ा के साथ क्या कर रहे थे? सच सच बताओ, तुम्हारा उससे क्या रिलेशनशिप है? निवेश सिंह एकदम से घबरा गया। कौन अल्फ़ा भैया? ब्रदर, मैं तो किसी अल्फ़ा को नहीं जानता। अच्छा, वो जो नीचे पद का अधिकारी सोंगलेन यहाँ पर आया था, वो किस लिए आया था? मैंने सुना है कि अक्सर तुम उसके साथ बातें करते रहते हो। क्या चल रहा है नियो सिंह तुम्हारे दिमाग में? हाँ। नियो सिंह थोड़ा सा घबरा कर बोला, और एकदम से अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है। कुछ भी नहीं चल रहा ब्रदर, आप हमेशा शक क्यों करते रहते हैं? आपको क्या लगता है, हाँ, मेरे और उसके बीच क्या चलेगा? वैसे भी मुझे तो यहाँ पर कोई भी अल्फ़ा बिल्कुल पसंद नहीं है। सबके सब निखट्टू, निकम्मे और जालसाज हैं। मुझे जालसाज लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। यहाँ पर उसके भाई एकदम से उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, मुझे पता है तुम मॉन्क बनोगे, इसलिए प्रैक्टिस कर लो। वैसे तुम्हें अभी से उबला खाना खा लेना चाहिए, जैसे कि गुसू में लोग खाया करते हैं, रॉयल फैमिली वाले। अगर तुम तीखा वीखा खाओगे तो मॉन्क बनने के बाद, क्योंकि तुम्हें कोई अल्फ़ा मिलेगा नहीं, और फिर तुम्हें पूर्वजों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा, क्योंकि तुम उनकी आगे लीनेज को बढ़ा नहीं पाओगे। और फिर जब तुम मॉन्क बनोगे तो तुम्हें उनसे माफ़ी भी मांगनी होगी। आजीवन बिल्कुल बेस्वादा सा खाना खाना होगा। तो चलो प्रैक्टिस कर लो। न्यू हसिंग कहता है, मैं और मॉन्क? कभी भी नहीं। अगर मुझे मॉन्क बनना है तो आप मेरे लिए इतने सारे गिफ्ट क्यों लेके आते हैं? बताइए मुझे। मैं कोई मॉन्क वॉन्क नहीं बनने वाला। पता चले इस पूरी सल्तनत को मैंने मॉन्क बना दिया है, तो आप इस खुश फहमी में मत रहिएगा कि मैं मॉन्क बन जाऊंगा ब्रदर। कभी भी नहीं। पता चले आपके उस जिन ग्वांग्याओ की नाक में दम करके मैंने उसे यहाँ से भगा दिया और वो घूम रहे हैं उन मॉन्क के टोले के साथ, तो डोंट चैलेंज मी। हाँ। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं कि तुम भी ना कभी बाज नहीं आओगे। वही सेंग, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, और वैसे भी तुम जिन ग्वांग्याओ के पीछे ही पड़ गए हो। तभी न्यू हसन कहता है, मैं पीछे पड़ा हूँ?
3 दिन उसके साथ एक कमरे में बंद होने के बावजूद तो कुछ ज़्यादा ही प्यार आ गया है। ऐसा क्या किया है उस ओमेगा ने? ऐसे कौन से डोरे डाले हैं आप पे कि अब आप उसी की भाषा बोलने लगे हो? तभी नी मिंगजू एकदम से कतरा जाते हैं और कहते हैं, होए सेंग, चुप रहो। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम अपने बड़े भाई से कैसी बातें कर रहे हो? तुम कुछ ज़्यादा ही बोल्ड हो गए हो। अगर तुमने इस तरह से ही बोल्ड जवाब देने हैं तो ठीक है, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया करूँगा। न्यू सिंह कहता है कि मत आओ। वैसे भी उस गंजी चुड़ैल के आने के बाद आप बड़ा मुझे अपनी शक्ल दिखाने वाले हो। या तो आप सुबह के समय कोर्ट में रहने वाले हो या फिर रात भर उस निकम्मे के साथ। फिर तो आप भूल ही जाओगे कि मैं कोई हूँ। हाँ हाँ, उसके बाद तो हो सकता है आप मुझे नौकरों वाले कमरे में डाल दो या फिर मुझे घर से निकाल दो। न्यू हसिंग की बातें सुनकर नी मिंगजू उसकी नाक को ज़ोर से पिंच करते हुए कहते हैं, तुम एकदम ड्रामा क्वीन हो। उफ, मैं क्या करूँ तुम्हारा? तुम सीधे मुंह तो बात कर ही नहीं सकते और बात को इतना गोल मोल करके बोलते हो कि उफ, तुम्हारे अल्फा के लिए बहुत दुख लगता है। बेचारा, उसे तो पता भी नहीं कैसी आफत की पुड़िया उसके पल्ले बनने वाली है। बेचारा सच में पछताएगा। और तुम्हारी ये जो इतनी बड़ी जुबान है ना, सच बता रहा हूँ, तुम्हारे जो इन लॉज होंगे वो तो कान पकड़ लेंगे। रोज दिन तुम्हारे इन लॉज मुझसे लड़ने आया करेंगे कि तुमने अपने ओमेगा को कुछ नहीं सिखाया। बित्ता सा है, बिल्कुल छोटा सा, पौआ सा, और उसके बावजूद उसकी जुबान इतनी लंबी। न्यू सिंह कहता है, मैं और छोटा? बिल्कुल भी नहीं ब्रदर। और अगर मेरे इन लॉज होंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूँ, मेरे घर में नौकरों को हटाकर मैं उन्हीं से काम करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ मेरे बारे में कुछ मत बोलिए। और वैसे भी जिन क्वांग्याओ को आने दो। उसके पाप की सारी कसर मैंने उसके ओमेगा पुत्र से ना निकाली तो मेरा नाम भी होए सिंह नहीं। सारे घर की सफाई करवाऊंगा और तो और मेरे सारे कपड़े उससे प्रेस करवाया करूँगा। मेरे जूते भी वो साफ करके रखेगा। और तो और उसके बाद मैं उसे बहुत तंग करने वाला हूँ। यहाँ पर नी मिंगजू हंस के मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मुझे पता है तुम उसे इतना तंग भी नहीं करोगे, क्योंकि वो मेरा पार्टनर होगा। तुम्हें अच्छा लगेगा कि तुम्हारे भाई का पार्टनर नौकरों वाले काम कर रहा है। हाँ, मुझे ये छोटे मोटे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर सोच लो तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब हो सकती है। न्यू हाइजिंग यहाँ पर अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है और कहता है कि चलो डिनर कर लो, मुझे भूख लग रही है। उसका भाई कहता है, तुम बिना टेंट्रम्स थ्रो कम किया करो। और हाँ, जिन ग्वांगशान चिढ़ा हुआ है मेरी पोस्ट जो उससे ज़्यादा है। इस वक्त मेरे ऊपर हेंगुनजुन ने बहुत सारी जिम्मेदारी डाली हुई है, और अगर तुम भी बच्चों की तरह बिहेव करोगे तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? मैं किससे अपनी चीज़ों को डिस्कस करूँ? होए सिंह अपने पंखे को खोलते हुए फ्लिप करके हवा झोलते हुए कहता है ना आपके पास वो गंजी चुड़ैल, वो हर टाइम बत्ती सी दिखाता हुआ मुस्कुराता हुआ आपका प्यारा ओमेगा चिन क्वांग याओ, आपका ए याओ। आप उसी के साथ रहो ना। मुझे इमोशनल डायलॉग बोलकर ना अपनी तरफ करने की कोशिश भी मत करो प्लीज़। मैं सब जानता हूँ ये आपके जो टेंट्रम्स हैं। यहाँ पर नी मिंगजू कहते हैं, अच्छा ठीक है, खाओ खाओ, चलो देखो आज मैंने तुम्हारे पसंद की डिशेस तैयार करवाई हैं, खाओ। यहाँ पर दोनों भाई बैठकर खाना खा रहे थे। शाम का समय हो गया था और दूसरी ही तरफ हम देखते हैं कि शाओ शिनचेंग शुयिंग से मिलने के लिए बेकरार था। वो जानना चाहता था कि आखिर सम्राट किस तरह से वापस आना चाहते हैं, इसलिए वो वेट करता है। लेकिन आज काम ज़्यादा होने की वजह से उन दोनों को ही थोड़ी सी देर हो गई थी। दोनों ही थोड़ा रात आ गई थी, लेकिन वो तुरंत ही खिलखिलाते हुए फटाफट से विभूषण की तरफ जाता है। विभूषण यहाँ पर थोड़ा सा काम कर रहा था, इसलिए वो भूल ही गया था कि आज उसे वापस से हेंगुनजुन के कोर्टयार्ड में जाना है। यहाँ पर शाओ शिनचेंग उसके पास आता है और कहता है, आप भूल गए क्या? विभूषण पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या क्या भूल गया? वो कहता है, मैंने आपसे कहा था ना कि आज हम चलेंगे चुयिंग से मिलने। क्या आप भूल गए? विभूषण तुरंत ही अपने सिर पे हाथ रखते हुए कहता है, ओह शिट, मैं भूल गया, मुझे माफ़ कर दो। पर अब तो देर हो गई ना। शाओ शिनचेंग मुंह बनाता है भूला सा और कहता है, कुछ देर नहीं हुई है, चलो ना चलते हैं, मुझे बहुत मन कर रहा है उससे मिलने का। वो ना बहुत अच्छा है, और शायद क्या पता वो जंग से आते हुए मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हो। विभूषण एकदम से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके उसकी तरफ देखने लगता है। ये क्या बोल रहा है? आखिर वो एक अल्फा है और किसी ओमेगा के लिए गिफ्ट क्यों लेके आएगा?
वेवुशन हंसते हुए शाओसन चंग की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर बोलता है, वो जंग पर गया था, शॉपिंग करने नहीं जो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आएगा, बुद्धू कहीं के। अच्छा चलो हम साथ चलते हैं। दोनों के दोनों यहाँ पर शाओसन चंग तो अच्छे से तैयार हुआ था, लेकिन विभूषण ने नॉर्मल कपड़े ही पहने हुए थे। वो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा चार्मिंग और क्यूट लग रहा था। दोनों ही इस तरह से हंसी ठिठोली करते हुए, मस्ती मजाक करते हुए तुरंत ही हैंगुनजुन के कोर्टयार्ड में पहुंच गए थे। हैंगुनजुन के कोर्टयार्ड में विभूषण अक्सर ही आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से जब वो गार्ड्स को बोलता है कि वो शुयिंग से मिलने आया है तो तुरंत ही उसे अंदर जाने की परमिशन मिल जाती है। वो अंदर जाता है तो देखता है कि कोर्टयार्ड में शाम के समय मतलब रात हो गई थी और वहाँ पर जो हमारा शुयिंग था वो एक अल्फ़ा से बातें कर रहा था। वो अल्फ़ा वहीं का कर्मचारी था, जिसे वो बात करते हुए बोलता है कि सुनो, सम्राट के आने की भव्य समारोह तैयार किया जाना चाहिए और तुम याद रखना कि उनके साथ एक ओमेगा भी आ रही है। वो ओमेगा दुनिया उसे अल्फ़ा समझती है या फिर कुछ लोग उसे बीटा समझते हैं, पर वो एक अल्फ़ा है। वो एक फीमेल अल्फ़ा है जो कि हैंगुनजुन के बहुत ज़्यादा करीब है, बहुत ज़्यादा खास है। इसलिए सम्राट के साथ साथ उसकी सुरक्षा में भी कड़े इंतज़ाम करे जाने चाहिए। और तो और उसकी सुरक्षा में और उसकी खातिरदारी में कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। याद रखना हैंगुनजुन तुम्हें बिल्कुल भी माफ़ नहीं करेंगे अगर ज़रा सी भी एहतियात बरतने में तुमसे चूक हो गई तो, क्योंकि उनके लिए वो बहुत ज़्यादा खास है। तुम सोच नहीं सकते, ऐसे ओमेगा से वो कभी नहीं मिलते, लेकिन ये ओमेगा उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। ये सुनते ही विभूषण जब हैंगुनजुन के कोई पास हो सकता है, नहीं, उसे तो अपने कानों पे यकीन ही नहीं आता। वो तो मन में सोचता है कि हैंगुनजुन तो आज दिन तक किसी ओमेगा के इतने करीब, इतने नज़दीक तो गए ही नहीं हैं, सिवाय उसके जब रट में उन्होंने उसे किस की थी और तो और उसके कपड़े भी खोलने लगे थे। दोनों के बीच वो सब होते होते रह गया और यहाँ पर वो मन में सोचता है कि नहीं, हैंगुनजुन शायद उसने कुछ गलत सुन लिया। लेकिन तभी यहाँ पर शुयिंग उस इंसान के उस अल्फ़ा सर्वेंट के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है, याद रखना वो इतनी ज़्यादा खास है कि उसकी तुलना में कोई और ओमेगा हैंगुनजुन के इतने करीब नहीं है जितने कि वो दोनों हैं। समझे तुम? समझ रहे हो ना तुम? खास से मेरा तात्पर्य। और जैसे ही वो ये बोलता है उसके बाद विभूषण के एकदम कान खड़े हो गए थे। उसकी मोटी मोटी आंखें एकदम बड़ी हो गई थी और उसके चेहरे से स्माइल गायब हो गई थी। उसे वो समय याद आता है जब हैंगुनजुन ने उसे एकदम मर्सीलेसली किस किया था और दोनों इतने नज़दीक थे। तो क्या ये ओमेगा हैंगुनजुन के और भी ज़्यादा नज़दीक है? क्या ये उनका मेट तो नहीं है, या फिर कोई ऐसा जिसके साथ वो अपनी रातें बिताना चाहते हों, या फिर कुछ और? विभूषण के मन में बहुत सारे सवाल चलते हैं और उसकी गुस्से में मुट्ठी भिंच गई थी, पर फिर भी वो शुयिंग को देखते हुए अपने चेहरे पर एक टूटी सी मुस्कान लाकर उससे मिलने आया हुआ था। तभी शाओसन चंग मुस्कुराते हुए कहता है, शुयिंग तुम आ गए, यंग गो, शुयिंग गो। और वैसे ही उसकी आवाज़, मीठी सी आवाज़ सुन के शुयिंग का कड़क दिल, कड़क टोन एकदम से बदल जाती है और वो पीछे मुड़ के देखता है। शाओसन चंग तुम यहाँ कैसे? शाओसन चंग मुस्कुराते हुए कहता है, आपसे मिलने आया हूँ। और फिर वो अपने रोब्स में से, अपनी बाहों में से एक प्यारा सा गिफ्ट निकाल के देता है और कहता है, ये आपके लिए। यहाँ पर शुयिंग जैसे ही उस गिफ्ट को देखता है वो थोड़ा सा हक्का बक्का रह गया। वो एक खूबसूरत सी पोटली थी। वो पोटली जो कि अक्सर लोग अपने मेडिसिनल पाउच की तरह रखते थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उसमें से बहुत अच्छी सुगंध भी आ रही थी। वो तुरंत ही उस पोटली को अपने हाथ में लेकर झुककर मुस्कुराते हुए कहता है, शुक्रिया। यहाँ पर वो देखता है कि उसके ऊपर नक्काशी इतनी अच्छी नहीं हुई थी, क्योंकि वो जानता है कि शाओसन चंग को नक्काशी करना इतने अच्छे से नहीं आता। पहली बार उनकी मुलाकात में भी तो उसके हाथ में सुई चुभ गई थी और वो कैसे रो रहा था, नखरे कर रहा था, डर रहा था। शुयिंग को वही समय याद आया और वो मुस्कुरा उठा। तभी शाओसन चंग कहता है, क्या हुआ? आप मजाक उड़ा रहे हो क्या इस पोटली का? मैंने ये कितने दिल से बनाई है, आप जानते हो ना मेरी ये नाजुक उंगलियाँ। यहाँ पर शुयिंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें इतने अच्छे से कढ़ाई वढ़ाई नहीं आती, पर कोई बात नहीं, ये वैसे बहुत खूबसूरत है क्योंकि
पहली बार किसी ओमेगा ने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है, मैं इसे संभाल के रखूँगा। यहाँ पर तुरंत ही शाओशनचेंग कहता है, नहीं नहीं कोको, ये संभाल के रखने के लिए नहीं है, ये तो इस्तेमाल करने के लिए है, आप इस्तेमाल करोगे ना। चुयंग मुस्कुराता है और शाओशनचेंग के इतने प्यारे प्यारे शब्द उसके दिल में ना इतनी तेज धड़कन को तेज कर देते हैं कि वो ब्लश करने लगता है। उसकी मुंडी नीचे थी। वेवुशन इन दोनों की ये सब कारस्तानी देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है, शुयंग कैसा रहा तुम्हारा सफ़र? मैंने सुना है कि जीत के बाद यहाँ पर कोई आ रहा है, कौन आ रहा है? शुयंग तभी वेवुशन की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है कि बहुत अच्छा रहा, हम लोगों ने जिशान वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया, पूरी तरीके से हरा दिया, वहाँ पर सारे दुश्मनों को मार दिया और उसके बाद वहाँ की सल्तनत अब एक ओमेगा के हाथ में है। वेवुशन चौंक जाता है, एक ओमेगा? ओमेगा भी क्या किसी सल्तनत को संभाल सकते हैं? यहाँ पर शुयंग कहता है, नहीं नहीं, वो बस सेक्ट को रन करेगी, लेकिन सेक्ट की गद्दी पर उसका छोटा भाई बैठेगा। पर जब तक उसका भाई गद्दी संभालने लायक नहीं होता और कुछ चीज़ें सीख रहा है, तब तक वो ओमेगा ही सारे काम करेगी। इसलिए वैसे जब तक उसका जेंडर लोगों को पता नहीं था, सब उसे अल्फ़ा समझते थे, लेकिन हाल ही में उसका जेंडर रिवील हुआ है कि वो एक ओमेगा है। पहले वो जानबूझकर कॉलर पहना करती थी, जिससे किसी को नहीं पता चला था कि वो ओमेगा है। यहाँ पर वेवुशन थोड़ा सा मुट्ठी को भींचते हुए कहता है, क्या वो बहुत खूबसूरत है? मैंने अभी सुना कि वो हेंगुनजुन के बहुत नज़दीक है, क्या रिश्ता है उन दोनों का? तभी शुयंग कहता है, उनका रिश्ता? एक्चुअली ना हेंगुनजुन, तभी पीछे से आवाज़ आई, कोई मेरे बारे में बात कर रहा है। वहाँ पर लवांगची आ गया था और लवांगची देखता है कि वेवुशन यहाँ पर आकर मुस्कुराते हुए उसका नाम लेकर शुयंग से बात करने का बहाना ढूंढ रहा है। उसके तो जैसे बोहें कस गई थी, उसे गुस्सा आ रहा था कि आखिर उसका ओमेगा शुयंग के आते ही इस कोर्टयार्ड में आ गया, वरना तो उससे मिलने तो कभी नहीं आता। और शुयंग के चेहरे पे जो ब्लश था शाओशनचेंग की बातों से, वो भी देखकर उसे लगता है कि शायद शुयंग मुस्कुरा रहा है वेवुशन को देखकर। तभी वो अपनी कड़क टोन में आगे आते हुए कहता है, क्या बात हो रही थी? क्या बातचीत हो रही थी? और वो वेवुशन की तरफ घूर कर देखता है, फिर कहता है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैंने तुम्हें कहा था ना कि महारानी के पैलेस के ओमेगा यहाँ पर नहीं आने चाहिए, वरना लोगों को गलतफहमी हो सकती है। तभी दोनों के दोनों ओमेगा झुक कर प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हेंगुनजुन, हम तो बस सम्राट का पता करने आए थे, सम्राट कैसे हैं। हम सम्राज्ञी के लिए सब कुछ जानने के लिए आए थे। यहाँ पर वेवुशन को देखकर लवांगची कहता है, अच्छा तुम मुझसे भी आके पूछ सकते थे, मैंने ही इन लोगों को वहाँ भेजा था। वेवुशन घबराता हुआ कहता है कि वो बस ऐसे ही। तभी यहाँ पर शाओशनचेंग आगे आके कहता है, हेंगुनजुन, वो मैं शुयंग का दोस्त हूँ, शुयंग गगा से मैं मिलने आया था। शुयंग गगा, आप ठीक हो? मैं बस इतना ही देखने आया था। यहाँ पर हेंगुनजुन उस ओमेगा की तरफ देखते हुए कहते हैं, अच्छा अब पता चल गया ना? वैसे कुछ ज़्यादा चिंता नहीं हो रही तुम्हें मेरे बॉडीगार्ड, मेरे राइट हैंड शुयंग की? शुयंग, ओमेगाओं से डिस्टेंस बना कर रखना चाहिए, कितनी बार समझाया मैंने तुम्हें। शुयंग तभी कहता है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है हेंगुनजुन, बस मैंने उसे प्रोटेक्ट करने के लिए वादा किया है, तो बस इसलिए उसे शायद मेरी चिंता रहती है। यहाँ पर शुयंग नॉर्मल खड़ा था, लेकिन शाओशनचेंग तुरंत ही बिल्कुल खुद को डरा हुआ दिखाकर अचानक से शुयंग का हाथ पकड़ लेता है, उसकी बाहों को, बाजू को पकड़कर कहता है, माफ़ कर दीजिए हेंगुनजुन, मेरी गलती है। लेकिन उसने शुयंग को इतनी कस के पकड़ा हुआ था कि शुयंग अचानक से उसे देखने लगता है, शाओशनचेंग को। वो भोला था और वो तुरंत ही हेंगुनजुन के पास आकर कहता है, उसे माफ़ कर दीजिए, वो बहुत डरा सहमा रहता है, उसकी कोई गलती नहीं है, भोला है, प्लीज़ हेंगुनजुन, आप जानते हैं ना कि कुछ लोग इतने ज़्यादा टॉर्चर को नहीं सह सकते, तो प्लीज़ उसे माफ़ कर दीजिए, उसे गलती हो गई। हेंगुनजुन यहाँ पर कुछ भी बात नहीं करता और वेवुशन की तरफ देखता हुआ कहता है कि माफ़ कर दिया, क्योंकि यहाँ पर वेवुशन सिर नीचे करके खड़ा हुआ था। हेंगुनजुन अब वहाँ से जा रहा था, तभी
विभूषण ने कहा कि हेंगुनजुन, मैंने सुना है कि कोई ओमेगा आपकी बहुत खास है, वो सम्राट के साथ आ रहा है। वो कौन है? विभूषण के सवाल से एकदम से लवांगची सकपका गया। उसे लगा कि हाँ, कौन ओमेगा? वो पीछे मुड़ के देखता है, तभी शुयिंग कहता है वो ये वेंचिक के बारे में पूछ रही है। तभी हेंगुनजुन विभूषण को कंफ्यूज नज़र से देखता है कि आखिर वो लोग तो सिर्फ इसलिए दोस्त हैं ना क्योंकि वेंचिंग कहीं ना कहीं उसे चिशान को जिताने में मदद कर रही थी, और वेंचिंग जानती थी कि किस तरह से वेन फैमिली ने चिशान के लोगों की हालत बुरी कर रखी थी, किस तरह से वो उन लोगों पर अत्याचार करते थे और कुछ ओमेगाओं को बेचते थे। इसलिए इस सिलसिले में हेंगुनजुन की वेंचिंग से काफ़ी बार मुलाकात हुई थी, पत्र एक्सचेंज हुए थे और वार्तालाप भी हुई थी। पर आखिर विभूषण, क्या उसे जलन हो रही है? तभी हेंगुनजुन के चेहरे पे एक स्mirk आ गई और उन्होंने कहा कि क्यों, वो ओमेगा मेरे बहुत खास हैं। वैसे तुम्हारी राइटिंग कैसी है? विभूषण एकदम से हेंगुनजुन की तरफ देखता है और कहता है मेरी राइटिंग? हेंगुनजुन कहता है हाँ, मेरी राइटिंग, मतलब तुम्हारी राइटिंग कैसी है तुम्हारी? विभूषण कहता है कि अच्छी है, मतलब ठीक ठीक है। क्यों, क्या हुआ हेंगुनजुन, आपको कुछ काम था? यहाँ पर हेंगुनजुन को मस्ती सूझती है और वो कहता है चलो मेरे साथ, तुम्हारा दोस्त शुयिंग से बातचीत करने आया ना, उन दोनों को थोड़ा टाइम भी दे दिया करो। तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? वो उससे बात करना चाहता है, बीच में कबाब में हड्डी बनकर तुम यहाँ मटकते हुए क्यों आते हो? चलो मेरे साथ, कुछ काम करना है। यहाँ पर शाओ शिनचेंग को शुयिंग के साथ छोड़कर हेंगुनजुन विभूषण को अपने साथ आने के लिए कह दिया, और विभूषण का चेहरा ही उतर गया। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया कि ये क्या, इस क्रूर अल्फा के साथ उसे अकेले रहना पड़ेगा। वो शुयिंग की तरफ देखता है और शुयिंग तो एकदम 2 कदम पीछे हो जाता है, जैसे वो तो जानता ही नहीं, क्योंकि हेंगुनजुन के किसी काम को वो बेचारा तो अपोज कर ही नहीं सकता था। और यहाँ पर शाओ शिनचेंग ने भी शुयिंग का हाथ कस के पकड़ा हुआ था, जिसकी वजह से उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गई थी। विभूषण मुंह बनाता हुआ पीछे पीछे जाता है हेंगुनजुन के। यहाँ पर शाओ शिनचेंग पता नहीं क्यों, लेकिन तुरंत ही उन दोनों के जाते ही शुयिंग को हक कर लेता है और उसे तेजी से हक करे रखता है और कहता है को मैं डर गया था। हेंगुनजुन तो एकदम से मुझे डरा देते हैं। शुयिंग का चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था, टमाटर की तरह। उसे ऐसा लग रहा था कि एक ओमेगा उसके इतने नज़दीक। उसकी तो जैसे दिल की धड़कनें बंद ही होने वाली थी और उसके माथे पे हल्का हल्का पसीना आ गया। तभी शाओ शिनचेंग ने उसे और ज़्यादा टाइटली हक करते हुए कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे भी हक करो ना। यहाँ पर शुयिंग की तो सारी सांसें इधर उधर हो गई थी, उसका दिल इतनी तेज़ से धड़क रहा था ना, और ये चीज़ शाओ शिनचेंग भी महसूस कर सकता था। इसलिए वो एकदम से जानबूझकर शुयिंग के दिल पर हाथ रखते हुए कहता है गोगो, आपका दिल इतनी तेज़ी से क्यों धड़क रहा है? शाओ शिनचेंग की ये हरकत यहाँ पर शुयिंग के पूरे तन बदन में एकदम गूज़बम्प्स खड़े कर देती है, जैसे मानो अचानक से बहुत सारी बिजलियाँ उस पर टूट कर गिर गई हों। बेचारा, उसके तो पूरे हाथ ही काँप रहे थे। पहली बार कोई अल्फा किसी ओमेगा के टच से इतना ज़्यादा स्टिमुलेट महसूस कर रहा है, जिसे पता ही नहीं उसे आगे क्या करना चाहिए। बेचारा घबराते हुए कहता है शाओ शिनचेंग, तुम मेरे बहुत नज़दीक हो। यहाँ पर अचानक से उसके दिल को ज़ोर से प्रेस करता हुआ उसे दूर होते हुए कहता है गोगो, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है, आप जानते हो ना। और फिर प्यार से यहाँ पर वो शुयिंग के चेहरे को पकड़ता है और उसके चेहरे को अपने चेहरे के नज़दीक लाते हुए कहता है देखने दो ना मुझे, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं आई? गोगो, चोट तो नहीं आई ना आपको? और फिर वो उसके पूरे चेहरे को देखता है। उसकी गर्म सांसें शुयिंग को महसूस होती है और उस बेचारे के अल्फ़ा फेरोमोन्स रिलीज़ होना पहचान शुरू हो जाते हैं। यहाँ पर उसकी सांसें गर्मा गर्मी में और भी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। और यहाँ पर वो उसके शोल्डर को हाथ लगाते हुए कहता है आपको यहाँ तो चोट नहीं आई ना? और फिर उसके बाजुओं को पकड़ के देखता है और कहता है यहाँ भी ठीक हो ना? फिर वो धीरे धीरे उसके दोनों हाथों को चेक करते हुए अपने हाथों में लेते हुए कहता है काका,
भगवान का बहुत बहुत शुक्र है, आपको कोई चोट नहीं आई। देखो आप बिल्कुल ठीक हो। मैं ना डर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे आप ना वहाँ चले गए हो ना, वो भी बिना भाई बोले। मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मैं ना आपसे सच में मिलना चाहता था। को मैं ना लाइब्रेरी भी गया था, बहुत सारी पुस्तक भी पढ़ रहा था, पर मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कोई मुझ पे हमला कर देगा। को और उसके जैसे ही वो ग बोलता था, शुयंग का दिल तो डांस करना शुरू हो जाता था। शुयंग तो हाँ 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 हाँ, तुम टेंशन मत लो, अब मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। हाँ, बेचारा घबरा रहा था, उसके हाथ भी पसीने से भरे हुए थे। और शॉ शिनचैंग अपने मन में स्मृत करता हुआ कहता है, बेवकूफ़, हाँ, एक ओमेगा के टच से ही इतना बुरा हाल हो गया इसका। लेकिन वो जानकर कहता है, क देखो ना, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बुखार हुआ हो। वो शुयंग के हाथों को अपने गाल पे रखता है, उसके नरम नरम गाल शुयंग जैसे ही छूता है, शुयंग के दिल में तो तितलियाँ उमड़ पड़ी थी। उसके उसके पेट में ना जाने कितने सारी तितलियाँ उड़ रही थी। और वो बेचारा, उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे जैसे उफ, अगर उसने इस वक्त ज़ोर से सांस भी लेना तो वो अपने फेरोमोन्स को इतना ज़्यादा रिलीज़ कर देगा कि वो ओमेगा को हार्म कर सकता है। यहाँ पर शॉ शिनचैंग कहता है, आप मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं लाए, बताओ ना। शुयंग कहता है, वो मैं तो जंग पे गया था ना, वहाँ क्या गिफ्ट लेके आता। शॉ शिनचैंग कहता है, ओहो, आप गिफ्ट जंग पे गए थे, लेकिन जब वापस आ रहे थे तब तो कुछ लाना चाहिए था। यहाँ पर शुयंग गहरी गहरी सांस लेते हुआ कहता है, वो मैं वहाँ से आते हुए ना कुछ टसल्स लेके आया था, अगर तुम्हें पसंद आए तो तुम ले सकते हो। मैं वहाँ से आते हुए 2 टसल लेके आया था, एक रेड कलर का और एक सफ़ेद कलर का। तुम सफ़ेद वाला ले लो, तुम्हारी पोशाक पर सफ़ेद अच्छा लगेगा, और मैं ब्लैक कलर वाला रख लूँगा। वैसे तो मैं शूशी के लिए लेके आया था, पर तुम उसे ले सकते हो। यहाँ पर शॉ शिनचैंग कहते हैं, सच्ची गग हो, आप कितने अच्छे हो, आप अपने सबॉर्डिनेट वाला मुझे दे रहे हो। मुझे मुझे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, लाओ टसल दो। और ये सुनते ही बेचारा शुयंग की दिल की धड़कनें इतनी तेज़ हो गई थी, उसके माथे से पसीना आता है और वो कहता है, मेरे कमरे में है, मैं लेके आता हूँ। शॉ शिनचैंग तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के कहता है, मैं भी चलता हूँ। और उसके साथ साथ चलना शुरू हो चुका था। यहाँ पर वो कमरे में जाता है और शुयंग उसे टसल दिखाता है। तभी शॉ शिनचैंग कहता है, वाह कितना खूबसूरत है, मुझे पहनाना। यहाँ पर वो अपनी कमर को दिखाते हुए कहता है, यहाँ पे बांधना, मुझे टसल ढंग से बांधना नहीं आता, आप हेल्प करो ना। शॉ शिनचैंग की ये हरकत देखकर शुयंग का तो दिल ही घबरा रहा था। सबसे पहले तो शॉ शिनचैंग ने टसल लिया और वो शुयंग को पहनाने लग गया। शुयंग तो घबरा गया, क्योंकि उसकी कमर पे, उसके बिल्कुल एब्डोमेन के पास एक ओमेगा छू रहा है। उसके लिए तो ये बहुत अजीब था। उस बेचारे ने तो अपने कपड़ों को अपनी मुट्ठी में तेज़ी से पकड़ लिया था, और फिर वो टसल पहनाने लगता है। और फिर शुयंग को कहता है, मेरा भी टसल पहनाओ। जब वो ओमेगा को टसल पहना रहा था, शुयंग की तो हालत खस्ता हो गई थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जंग में लड़ाई करना, दूसरों को मार काट करना कितना आसान है, पर एक ओमेगा के इतने नज़दीक आना। यहाँ पर वो बड़ी मुश्किल से अपने दिल को संभालता हुआ शॉ शिनचैंग को टसल पहनाता है। शॉ शिनचैंग खुश हो जाता है और कहता है, देखो सेम सेम, कितना अच्छा लग रहा है ना। और फिर झूमने लगता है। उसकी ये मासूमियत देखकर बेचारे शुयंग का दिल तो बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तभी अचानक से 2 अल्फ़ा उनके कमरे में आए। शुयंग ने तभी शॉ शिनचैंग से कहा, तुम कमरे में बैठो, मुझे ना तैयारियों के लिए कुछ बात करनी है। तब तक हेंगुनजुन जियांग हुजियान को फ्री नहीं करते, तब तक तुम यहीं रहना, ठीक है, यहाँ से वहाँ मत जाना। हेंगुनजुन को पसंद नहीं उनके कमरे में बिना इजाज़त के कोई ओमेगा आए, समझ रहे हो तुम। यहाँ पर शॉ शिनचैंग कहता है, ठीक है ग, मैं कमरे में बैठ जाता हूँ, आप जाओ। और यहाँ पर जैसे ही शुयंग बाहर गया, तभी शॉ शिनचैंग ने पैनी नज़रों से पूरे कमरे को देखा। फिर वो कमरे की एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करता है, और जहाँ उसे कुछ डाउट होता है वहाँ बिना कोई निशान छोड़े अपनी बाजुओं को अपने हाथों में लाकर ढूंढने की कोशिश करता है। और वहीं दूसरी तरफ सीन वहाँ से शुरू होता है जब
वेवोशन पीछे पीछे चल रहा था और हेंगुनजुन अपने चेहरे पे स्मित रखते हुए अपने कमरे की तरफ आ रहा था। यहाँ पर वो अपने कमरे की तरफ आकर एकदम से रुक जाता है। वेवोशन का ध्यान तो उसकी तरफ था ही नहीं, इसलिए बेचारे का सिर जाकर उसके पीछे पीठ से टकराता है और वो अपना सिर मसलने लगता है। हेंगुनजुन कहता है, परफेक्ट, तुम्हें तो बस अल्फ़ा के नज़दीक आने के बहाने चाहिए। क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे जैसा अल्फ़ा? यहाँ पर वेवोशन कहता है, गलती हो गई, मेरा ध्यान नहीं था। हेंगुनजुन कहता है, तो ध्यान लगाना सीखो, पता नहीं तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है। फिर वो उसे अपने साथ कमरे में अंदर लाता है और उसके बाद टेबल पर बैठ जाता है और वेवोशन को अपने अपने सामने बैठने के लिए कहता है। वेवोशन उसके पास बैठता है तो हेंगुनजुन उसे एक बड़ा सा पेपर देता है और शाही भी देता है और कहता है कि चलो मेरे लिए एक पत्र लिखो। यहाँ पर उसको एक मस्ती सूझती है, इसलिए वो कहता है, ऊपर लिखना, प्रिय वेनचिंग। यहाँ पर वेवोशन लिखता है प्रिय, और उसे जैसे मानो बहुत गुस्सा सा आया। आखिर कोई इतना प्रिय किसी के कैसे हो सकता है, मतलब इतना ज़्यादा डियर, नो वे, वो भी हेंगुनजुन के। हेंगुनजुन यहाँ पर आराम से अपने कोहनी को उस टेबल पे रखते हैं और अपने गालों के नीचे अपने हाथ को रखते हुए मुस्कुराते हुए पास के ही रखे हुए एक फूल से खेलते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ। तुम्हारे जैसी इतना ज़्यादा होनहार ओमेगा मैंने कभी नहीं देखा। जब मैं पहली बार तुमसे मिला था, वेवोशन ये सुनकर बहुत जेलस महसूस करता है। वो लिख रहा था पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसका मुंह जैसे खट्टा हो चुका, उसका स्वाद मुँह का बिल्कुल बिल्कुल कड़वा हो चुका था और वो गुस्से से लिख तो रहा था, पर हेंगुनजुन कहता है, आराम से, तुम इतना दबा के क्यों लिख रहे हो, फट जाएगा पेपर, प्यार से लिखो, महसूस करो मेरे प्यार को, समझे तुम? वेनचिंग, मैं तुम्हारे बिना यहाँ रह नहीं पा रहा हूँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। 3 दिन बाद जब तुम यहाँ आ जाओगी तो मैं तुमसे अकेले में मिलना चाहता हूँ। जब वेवोशन ये चीज़ देखता है, उसकी आंखें और बड़ी हो गई। हेंगुनजुन एक ओमेगा से अकेले में मिलना चाहता है। फिर वो नीचे लिखता है, तुम्हारे लाल रंग के वस्त्र बहुत खूबसूरत लगते हैं तुम पर। हालांकि मुझे इतना ज़्यादा लाल कलर चटका पसंद नहीं है, लेकिन तुम इकलौती ओमेगा हो जो उन कपड़ों में बहुत खूबसूरत लगती हो। ये सुनते ही वेवोशन का पारा तो एकदम हाई हो गया था और उसने अब ब्रश को ज़ोर से इंक में घुमाया और फिर से लिखने लगा। लेकिन निशान पड़ रहे थे तब हेंगुनजुन उसे उसके हाथ पर हल्का सा अपना थप्पड़ मारते हुए कहता है, क्या कर रहे हो तुम, कैसे लिख रहे हो ये खत को? वेवोशन कहता है, आपके प्यार भरी दास्तां को आप खुद क्यों नहीं लिख लेते, मुझसे क्यों लिखवा रहे हो? यहाँ पर हेंगुनजुन तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा होता है और कहता है, लिखो, ढंग से लिखो, गलती नहीं होनी चाहिए। वेंचिंग को लगना चाहिए कि मेरा प्यार, मेरा सब कुछ उसके लिए कितना ज़्यादा प्योर है, समझ रहे हो तुम? मेरी इंटेंशन उसे प्योर लगनी चाहिए। वेवोशन कहता है, आपके बोलने के बर्ताव से तो लग नहीं रहा कि आपकी इंटेंशन ज़रा सी भी प्योर है, प्रिय वेंचिंग। साफ पता चल रहा है कि आपके मन में क्या है। हेंगुनजुन कहता है, अच्छा क्या लग रहा है तुम्हें? मेरे मन में क्या हो सकता है? वेवोशन अपने दांतों को पीसते हुए कहता है कि वही जो बाकी के अल्फाओं के मन में रहता है किसी भी ओमेगा के लिए। हेंगुनजुन तुरंत ही उसे कहते हैं कि चलो बकवास मत करो और लिखो। तुम्हारे बिना ये रातें बहुत अधूरी लगती हैं, मुझे तुमसे मिलने का बहुत ज़्यादा मन करता है। मेरा अक्सर मन करता है कि जब भी मैं तुमसे मिलूं, हम रात में निकले हुए चांद को एक दूसरे की बाहों में देखें। जैसे ही हेंगुनजुन उससे ये लिखवाता है, वेवोशन का तो माथा ही ठनक जाता है। वो और भी ज़्यादा ब्रूटल तरीके से उस ब्रश को इंक में डुबो रहा था। तभी हेंगुनजुन पीछे से उसके पास आया, जो कि अभी तक खड़ा होकर घूम रहा था, और कहता है, ऐसे नहीं। हेंगुनजुन ने पीछे से उसकी पूरे हाथों को पकड़ लिया। उसकी कमर जाकर हेंगुनजुन की चेस्ट से टकरा गई थी और हेंगुनजुन ने उसके दूसरे हाथ को अपने हाथों में पकड़ा और कहा, ऐसे लिखो। और उस कलम को पकड़ते हुए, उसके हाथ को पकड़ते हुए उससे लिखवाने लगा। और धीमी धीमी हेंगुनजुन की सांसें वेवोशन के कानों तक आ रही थी। बेचारे का दिल तेजी से
धड़क रहा था, धक 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 धक। विभूषण को ऐसा लग रहा था जैसे उसका पूरा दिल उसके सीने से निकल के बाहर आ जाएगा। हेंकुंजन जैसे ही उसके उसके हाथ को तेज़ी से पकड़ के धीमे से उसके उसके कान के पास आते हुए कहते हैं, क्या हुआ, लिखो ना। बेचारा ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने नशीले पदार्थ दे दिए हों, उसकी तो रूह ही उसकी जिस्म से निकल गई हो। उसने गल्प करते हुए कहा कि हाँ। यहाँ पर हेंकुंजन ने धीमे धीमे विभूषण को कहा कि लिखो, और एक हाथ को उसके उसके लेफ़्ट साइड की कमर पे रखते हुए कहा कि तुम्हारी कमर आज भी उतनी ही पतली है और तुम्हारी खुशबू। उनकी नाक विभूषण के बिल्कुल कान की तरफ थी और वो उसके बालों से खेलते हुए उसे कस कर पकड़ते हुए कहते हैं कि व्यंजन की कमर इतनी ही होगी। और फिर धीमे धीमे अपने हाथ से विभूषण की कमर को सहलाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी कमर आज भी इतनी ही होगी और तुम्हारी खुशबू। फिर वो विभूषण को सूंघते हुए, स्मेल करते हुए, उसके नज़दीक आते हुए उसके कान के पास अपनी गरम गरम सांस छोड़ते हुए कहते हैं कि उसे मैं एक बार इनहेल करना चाहता हूँ, मैं एक बार तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारी हर चीज़ को महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक रात छत पर सिर्फ तुम्हें अपनी बाहों में यूं कसकर। और वो तुरंत ही विभूषण को आगे से अपने हाथ को उसके टम्मी पे लेके जाते हैं, उसे अपनी चेस्ट के बिल्कुल नज़दीक लाते हुए ऐसे ऐसे बिहेव करते हैं जैसे उसने टाइटली विभूषण को अपनी बाहों में सामने से जकड़ा हो, हालांकि वो पीछे से जकड़े हुए थे। और कहते हैं कि महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे बदन को, तुम्हें एक बार अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। विभूषण तो अब लिख नहीं रहा था क्योंकि उसका हाथ तो हेंकुंजन ने कस के पकड़ा हुआ था और बेचारा उसकी तो हालत ख़राब हो रही थी, पसीना टपक रहा था, उसका गला सूख रहा था। फिर हेंकुंजन ने धीमे धीमे उसके उसके पेट से अपने हाथ को हटाया और फिर उसके बालों को धीमे से उसके कान के पीछे करते हुए एक साइड सरका के उसके लेफ़्ट वाले शोल्डर पर डाल दिया और फिर उसकी गर्दन को हल्का हल्का अपनी नाक से रब करते हुए धीमे से कहा कि तुम्हारा ओमेगा सेंट मुझे आज भी याद है, तुम्हारी वो खुशबू मैं चाहकर भी नहीं भूल पाता हूँ, तुम सबसे अद्भुत और सबसे अलौकिक ओमेगा हो। फिर वो विभूषण बेचारे के हाथ से तो वो ब्रश छूट ही गया था और वो ब्रश सीधा, क्योंकि उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था और अचानक से उस पेपर पे ही उसका ब्रश गिर गया। हेंकुंजन ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और उसके हाथ को अपने हाथ में थाम कर अपनी दोनों ही हाथों की उंगलियों को इंटरवाइन करके धीमे से उसके हाथ के पीछे के हिस्से को चूमते हुए कहा कि मैं इस तरह तुम में खोना चाहता हूँ, मैं दुनिया की सारी बंदिशों को खोल कर, सब चीज़ों को तोड़कर, सारी बेड़ियों को काट कर तुम्हें पाना चाहता हूँ। और फिर वो धीमे धीमे विभूषण के शोल्डर, उसके नेक पे किस करते हैं और फिर विभूषण के चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए उसके चेहरे को, उसके गाल को अपने गालों से रब करते हुए कहते हैं कि इसी तरीके से मैं तुम्हें थोड़ा सा प्यार करना चाहता हूँ। विभूषण अब तो बिल्कुल किस के लिए रेडी था, उसके होठ भी बिल्कुल किस की शेप में बन गए थे। उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी और वो हेंकुंजन की अल्फ़ा फ्रेगरेंस जो कि वो उनके शरीर से आ रही थी, उनके फेरोमोन्स, उसे महसूस कर रहा था। हेंकुंजन ने तुरंत ही उसके हाथों से अपने हाथों को इंटरवाइन करते हुए हटाया और तुरंत ही अपने दोनों बाजुओं में उसे जकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ को रखकर धीमे धीमे किस किया। दोनों ने एक दूसरे को काफ़ी देर तक किस किया। विभूषण के हाथ तो हेंकुंजन के बालों में थे और दोनों इसी तरीके से, जहाँ पर विभूषण का सिर हेंकुंजन के कंधे पे था और दोनों एक दूसरे को इसी तरीके से बैठी हुई पोजीशन में किस कर रहे थे। काफ़ी देर किस करने के बाद हेंकुंजन पीछे हो गया और कहा कि विभूषण अपनी आंखें बंद किए हुए था और
उसे अल्फ़ा की फ्रेगरेंस अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी उसकी आंखें खुली और वो एकदम से बैठ गया। अरे ये क्या? वो वो ये कैसे सोच सकता है? हेंगुनजुन से किस? हेंगुनजुन अभी उसके हाथ पे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं, क्या हो गया? कहाँ खो गए तुम? तुम तो वेंचिंग और मेरा खत लिख रहे थे ना, क्या सोचने लगे? विभूषण तुरंत ही अपने मुंह से निकलती हुई लार को साफ करते हुए कहता है, मुझे माफ़ कर दो, वो मैं खो गया था। हेंगुनजुन बेचारे उसके पीछे ही थे, उसके पीछे सिर्फ लिखवा रहे थे कि तभी विभूषण एक सपने में खो गया था, जैसे मानो हेंगुनजुन उसे छू रहे हों, उसके बदन से खेल रहे हों। लेकिन ये तो बेचारे का सपना था, और उसका सपना जैसे ही टूटा वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया और बोला कि हेंगुनजुन, वो मुझे वापस आना है। हेंगुनजुन कहते हैं, ये देखो तुमने क्या किया, वेंचिंग को लिखने वाला खत पूरा बर्बाद कर दिया। देखो इसे, तुमने सारी शाही को ख़राब कर दिया, ब्रश से पूरे पेज को ख़राब कर दिया। कितना महंगा था ये पेज, तुम्हें पता है? विभूषण घबरा जाता है और जब वो देखता है कि सच में उसने आधे से ज़्यादा ब्रश को पता नहीं कैसे कैसे करके पूरा फैला दिया था पेपर पे, तभी वो डरता है और तुरंत ही हेंगुनजुन के पीछे मुड़कर सॉरी बोलने वाला था कि इस बार सच में उसके होठ हेंगुनजुन के होठों से लग गए और दोनों ही एक जगह स्तब्ध रह गए। ना हेंगुनजुन अपनी जगह से हिले और ना ही विभूषण। विभूषण और हेंगुनजुन एक दूसरे के इतने नज़दीक थे। फिर विभूषण ने अपनी आंखें बंद की और हेंगुनजुन के होठों को हल्का सा चूमा और पीछे हो गया। हेंगुनजुन ने विभूषण को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखते हुए कहा कि ओमेगा, ये क्या था? विभूषण ने कहा कि वो मैं। हेंगुनजुन ने कहा कि तुम्हें लगता है कि तुम एक सेकंड प्रिंस के साथ ऐसा कर सकते हो? हाँ। तभी हेंगुनजुन ने उसे अपनी तरफ खींचा और कहा कि तुम तुम मेरे साथ ऐसा कर सकते हो? और तुरंत ही विभूषण के गालों को जोर से पकड़ा, उसके जबड़े को पकड़ा और दूसरे हाथ से उसके बालों को पकड़ा और तुरंत ही उसे एक मैसी किस करना शुरू कर दिया। विभूषण ने तो सोचा ही नहीं था हेंगुनजुन उसे मैसी किस करेंगे, और फिर वो भी अपने हाथों को ऊपर उठाता है और अल्फा के गालों को और बालों को पकड़कर दोनों काफ़ी देर तक डीप किस करते रहे। दोनों की टंग भी एक दूसरे से ट्विस्ट होती रही, लड़ती रही, और दोनों ही एक दूसरे के होठों पर बाइट करके अपनी डोमिनेंसी को साबित कर रहे थे। लोवांगची ने काफ़ी देर तक मैसी किस किया और फिर विभूषण के जब पैर नम होना शुरू हुए तो उसे किस से हटाया, क्योंकि दोनों को ही ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। हेंगुनजुन ने अपने होठों को साफ करते हुए कहा कि तुम बहुत ज़्यादा वाइल्ड हो गए हो, लगता है तुम्हें तुम्हारी जगह दिखानी पड़ेगी। हाँ। और उन्होंने विभूषण के बालों को पकड़कर हल्के से खींचते हुए अपने चेहरे के पास लेकर आए। विभूषण ने अपनी आंखें खोली, उन्हें देखा, गल्प किया और हेंगुनजुन ने तुरंत ही विभूषण से कहा कि तुम्हें पता है अगर तुम्हारी कंप्लेन मैं कल कर दूँ तो तुम्हें क्या सजा होगी? मुझे टेम्प्ट करने के लिए तुम्हें सजाए मौत भी हो सकती है। विभूषण थोड़ा सा घबरा गया, तभी उसने तुरंत ही अपनी प्लीडिंग भरी आंखों से कहा, मुझे माफ़ कर दो हेंगुनजुन, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हेंगुनजुन ने कहा कि गलती हो गई? हाँ, गलती हो गई। उन्होंने तुरंत ही विभूषण को और भी ज़्यादा अपने नज़दीक लाते हुए कहा कि तुम्हारा टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तुम्हारी खुशबू भी बहुत अच्छी है, लगता है तुम पहले कभी किसी अल्फ़ा के करीब नहीं गए हो। होता है, वैसे भी मैं डोमिनेंट अल्फ़ा हूँ, तो हो सकता है तुम मुझे देख के बहक गए हो। उन्होंने तुरंत ही विभूषण के होठों को अपने अपने हाथ में से निकालते हुए रुमाल से साफ करते हुए कहा कि बाहर जाओगे तो खुद को ठीक करके जाना, वरना लोग समझेंगे कि मैंने तुम्हारा फ़ायदा उठाया है। पर उन्हें क्या पता, मुझ जैसे मासूम का फ़ायदा तो तुम उठा रहे हो। विभूषण मन में सोचता है, मासूम और ये, लेकिन आज गलती उसकी थी। वो क्या सोच रहा है? वो हेंगुनजुन को कैसे किस कर सकता है, और तो और वो इतनी जलन क्यों महसूस कर रहा है? हेंगुनजुन ने उसकी लिखावट के पेज को तुरंत ही पकड़ा और फाड़ दिया और कहा कि तुमसे नहीं हो पाएगा, मैं खुद ही लिख लूँगा वेंचिंग के लिए खत। विभूषण तुरंत ही अपने बालों को ठीक करता है और कहता है कि नहीं, मैं लिख देता हूँ। लेकिन उसे जलन महसूस हो रही थी कि इस इंसान ने अभी उसे मैसी किस किया है और उसके बावजूद भी किसी दूसरे ओमेगा की बातें कर रहा है। उसे बहुत जलन हो रही थी, जिसकी वजह से उसके फेरोमोन्स
चलन वाले रिलीज़ होने लगे तभी हेंगुंजन ने तुरंत ही उसे उसे अपनी बाहों में पकड़ा और ज़ोर से अपनी चेस्ट से लगाया। उसकी पीठ हेंगुंजन की चेस्ट से टकरा गई और हेंगुंजन ने तुरंत ही उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि जलन हो रही है। और उसके फ्रेगरेंस को स्मेल किया। विभूषण खुद को छुड़ाना चाहता था पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसे हेंगुंजन के यूँ करीब रहना अच्छा लग रहा था। हेंगुंजन ने धीमे धीमे उसकी नेक पे किस करते हुए कहा कि मुझे किसी और के साथ देखकर तुम्हें जलन हो रही है। तुम भूल गए तुम्हारी औकात क्या है। यूँ बोलते ही विभूषण अपने डेलू वर्ल्ड से बाहर आया और फिर उसने तुरंत ही खुद को लवांगची से छुड़ाने की कोशिश की। तभी लवांगची ने उसे और भी टाइटली पकड़ा। उसकी कमर को अपने हाथों से छूते हुए उसे अपनी तरफ उसके बालों से खींचकर कहा कि क्या चाहते हो तुम? हाँ, तुम मुझे डोमिनेट करना चाहते हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम मुझे डोमिनेट कर पाओगे? उसके जॉ को ज़ोर से पकड़ा और फिर उसके होठों को अपने होठों के नज़दीक लाते हुए उसे फिर से एक ज़ोरदार मैसी किस की। विभूषण इस बार तो गुस्से में था, लेकिन जैसे ही उसे मैसी किस होनी शुरू हुई उसने भी लवांगची को एक मैसी किस करना शुरू कर दिया। और पता नहीं क्यों उसके हाथ अचानक से अल्फ़ा की बेल्ट की तरफ गए कि तभी हेंगुंजन ने उसके हाथ को पकड़कर रोक दिया और कहा कि दोबारा इस कमरे में और मेरे पैलेस में मत आना। उसने विभूषण से खुद को पीछे करते हुए कहा कि अगर तुम यहाँ आए तो याद रखना, मैं सबको कह दूंगा कि तुम यहाँ पर मुझे या शुएंग को टेम्प्ट करने के लिए आते हो। मुझे पता है कि मेरी रट वाले दिन तुम इस कमरे में आए थे। विभूषण एकदम डर गया और वह घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि हेंगुंजन। यहाँ पर लवांगची ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि गेट आउट। आई सेड गेट आउट। यूँ बोलते ही विभीषण डर गया और उसकी आंखों में से आंसू निकल रहे थे, लेकिन हेंगुंजन ने उसकी तरफ नहीं देखा। विभीषण तुरंत ही कपड़े ठीक करते हुए खड़ा हुआ और कमरे से भाग गया। उसने ना आव देखा ना ताव, वो सीधा भागता हुआ गया। वो डर गया था बहुत ज़्यादा। बाहर निकलने के बाद वो शॉशनचंग को भी यहाँ पर भूल गया था, जैसे उसे कुछ याद ही ना रहा हो। उसे घबराहट हो रही थी, आखिर उसे क्या हो जाता है। हेंगुंजन के नज़दीक आते ही, उनके फेरोमोन्स को सूंघते ही वो क्यों इतना पागल सा हो जाता है, इतना इतना बेवकूफ़ हो जाता है। और आज तो उसने दुनिया की सबसे बड़ी गलती की है, एक लैन अल्फ़ा को टेम्प्ट करने की गलती। वो कैसे कर सकता है? उसे खुद पर ही शर्म आ रही थी। वो खुद को ही ज़ोर ज़ोर से थप्पड़ लगाता है और भागता हुआ वापस से अपने पैलेस चला जाता है। इस बार तो उसने कुछ भी नहीं किया। उसे भागता हुआ देखकर सारे हैरान थे और वो सीधा भागकर अपने कमरे में गया और कुंडी लगाकर अंदर बैठ गया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा मैसी किस करने के बाद हेंगुंजन ने उसे सीधा धमकाया और उसे वहाँ से निकाल दिया। और दूसरा कि अगर वो हेंगुंजन को देख के इतना पागल क्यों हो जाता है, उसके पागलपन की हद उसे शर्मिंदा कर रही है। उसे यही महसूस हो रहा था। उसे रोना आता है। वो सच में बहुत रो रहा था। लेकिन वहीं शॉ शिनचेंग तो कमरे में बैठा हुआ था। शुएंग ने विभूषण को भागते हुए जाते हुए देख लिया था, इसलिए वह अल्फाओं से बात करने के बाद कमरे में आया। शॉ शिनचेंग बेड पे बैठा हुआ था। शुएंग ने कहा कि मुझे लगता है कि जियांग होशियन यहाँ से चला गया है, इसलिए क्या मैं तुम्हें छोड़ा? यहाँ पर शॉ शिनचेंग कहते हैं, क्या वो मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? लेकिन शुएंग कहता है, क्या हुआ? यहाँ पर शॉ शिनचेंग कहता है, मुझे डर लगता है, मैं अकेले, रात हो रही है, किसी अल्फ़ा ने फ़ायदा उठा लिया तो। जबकि वो तो लड़ाई में बहुत अच्छा है ना, पर एक्टिंग में उससे भी ज़्यादा अच्छा। शुएंग को आप मुझे छोड़ के आ सकते हो क्या? शुएंग गल्प करता है और कहता है कि शॉ शिनचेंग तुरंत ही भागा आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है, अपनी उंगलियों को उसकी उंगलियों से इंटरवाइन करता हुआ कहता है, चलो छोड़ो। बेचारे शुएंग की तो हालत ख़राब थी। वो यहाँ पर भारी मन से गहरी सांस लेते हुए चलता हुआ जाता है। यहाँ पर बार बार अपने और उसके टसल को शॉ शिनचेंग देख रहा था और कहता है, ये दोनों कितने क्यूट है, बिल्कुल पेयर की तरह। ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल एक दूसरे के लिए बने हैं। और वो और कस के उनके हाथों को इंटरवाइन किए हुए पकड़ लेता था, जिसकी वजह से शुएंग को ऐसा लग रहा था जैसे वो उन टसल्स की नहीं बल्कि उन दोनों की बात कर रहा है। बेचारा, उसको तो ओमेगा को देखकर
वो बार बार प्लीडिंग आके बनाते हुए कहता है, शुयिंग काका अब बहुत अच्छे हो, सच में आप मेरे लिए गिफ्ट लेके आए हैं। वाह, मेरे लिए ना कभी कोई गिफ्ट नहीं लेके आया, आप बहुत अच्छे हो। और वो उसके उसके शोल्डर पर सिर रख देता है। बेचारे शुयिंग की हालत ख़राब थी। वो तो घबराता है क्योंकि हैंगन जुन ने उसे पहले कह रखा है सारे ओमेगा से दूर रहने के लिए, और अगर वो किसी के नज़दीक गया तो हैंगन जुन वैसे ही उसकी टांगें तोड़ देंगे। और ये इंसान तो उसके और भी ज़्यादा दिन प्रतिदिन नज़दीक आ रहा है। बेचारे की हालत सच में ख़राब हो जाती है। वो क्या करे ऐसे में। धीमे धीमे करके जैसे ही वो चलकर जा रहे थे तब महारानी का, यानी कि होने वाली महारानी एम्प्रेस शंगछा का पैलेस आ गया था। शुइंग यहाँ पर शाओशिनचेंग को बाय बोलता है और शाओशिनचेंग भी दोनों के टसल को फिर से पकड़ता है, मुस्कुराता है और उसे कहता है बाय काका, और तुरंत ही उसके गले लग जाता है, हक कर देता है उसे। शुइंग की तो हालत सच में ख़राब थी। बेचारे के साथ हार्मोनल इश्यूज़ हो रहे थे। बेचारे की अल्फ़ा फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही थी, वही मीठी मीठी वाली। और उसके बाद यहाँ पर शाओशिनचेंग उसे बाय करके तुरंत ही मटकता हुआ आगे चला गया, लेकिन शाओशिनचेंग के चेहरे पे जो स्माइल थी वो अंदर आते ही गायब हो गई थी और वो स्मृत करता है बेवकूफ़ अल्फ़ा। लेकिन वहीं शुयंग मन में सोचता है ये ओमेगा क्या कर रहा है। हैंगन जुन ने इतनी बार समझाया कि मुझे किसी ओमेगा से प्यार नहीं करना है, और जब भी मैं इसके नज़दीक जाता हूँ मेरा दिल ज़ोरों से धड़कना शुरू हो जाता है और ये मेरे हमेशा नज़दीक आता रहता है। उफ, मैं क्या करूँ। हैंगन जुन तो मुझे मार ही डालेंगे। लेकिन वहीं वेवुशन कमरे में आकर सीधा भागते हुए रो रहा था। वो सबसे पूछता है कि जियांग हुशियन कब आया है, लेकिन सभी उसे बताते हैं कि वो अचानक से भागते हुए आया था, कमरा बंद करके पता नहीं क्या कर रहा है। लेकिन तभी शाओशिनचेंग मन में सोचता है कि ज़रूर हैंगन जुन ने फिर से उसे लताड़ दिया होगा, इसलिए वो ज़्यादा बॉदर नहीं होता और चुपचाप अपने रूम में चला गया था। फिर वो उस टसल को निकालता है और अपने अलमीरा में पटक देता है और फिर उसके चेहरे पे एक स्मिर्क आती है। वो कहता है कि शुयिंग, तुम मेरी ताले की वो चाबी हो जो मुझे यहाँ पर मेरा मकसद पूरा करने देगी। तुम हैंगन जुन के सबसे नज़दीक हो और हैंगन जुन तुम्हें कभी खोना नहीं चाहेंगे, और इसलिए तुम मेरे सबसे नज़दीक होगे, क्योंकि एक वक्त आएगा जब तुम मुझे खोने से डरोगे। जब पूरी दुनिया मेरे खिलाफ होगी तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे और तुम्हें प्रोटेक्ट खुद हैंगन जुन करेंगे। कैसा रहा मेरा आइडिया। ये महल सबको इस्तेमाल करता था ना, अब मैं भी इस्तेमाल करूँगा इस महल के लॉयल लोगों को। ऐसे बोलते हुए वो अलमीरा को बंद करता है और चेहरे पे स्मिर्क के साथ फिर से भोला सा चेहरा बनाकर बाकी के नौकरों के साथ काम करवाना शुरू कर देता है। यहाँ पर शुयंग की तो दिल की धड़कनें तेज़ हो गई थी। वो वापस से अपने पैलेस आया और फिर अपने कमरे में गया। उसने कमरा बंद करने के बाद ही खुद को पहली बार छुआ। ओमेगा के इतनी बार उसके नज़दीक आने की वजह से वो एक्साइटेड महसूस कर रहा था। उसे पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, इसलिए वो तुरंत ही इस बारे में सोचना नहीं चाहता था, पर आज वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था, इसलिए वो सीधा वॉशरूम में गया। उसने खुद को संतुष्ट किया खुद से ही, और उसके बाद वो बार बार अपनी आंखों के सामने शाओशिनचेंग का प्यारा सा चेहरा देख रहा था, जिसमें वो उसे गोगो आई लव यू, गोगो मुझे अपनाओ ना, इस तरह की बातें सोचने लगा। फिर वो अपने ख्यालों को इधर से उधर करता है और फिर खुद को संतुष्ट करने के बाद बाहर आता है। उसे ऐसा लगता है कि आज उसने किसी ओमेगा के लिए पहली बार गलत भावनाएं रख के ऐसा कुछ किया है। अपने हाथों को धोने के बाद वो खुद को मारता है और कमरे के अंदर ही घुटनों के बल काफ़ी देर तक बैठा रहता है। उसे ऐसा लगता है कि नहीं, पहली बात उसे प्यार करने का हक नहीं, क्योंकि वो हैंगन जुन का राइट हैंड है, और दूसरी चीज़ एक ऐसे भोले इंसान से तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो जानता है कि उसे हैंगन जुन के लिए कितने लोगों की जान लेनी पड़ेगी और वो एक मासूम के साथ खेल नहीं सकता है। वहीं हैंगन जुन अपना कमरा बंद कर लेता है और वो मन में उसी किस को सोच रहा था। फिर वो सोचता है कि कहीं वो कभी अपना आपा खोकर विभूषण के साथ कुछ गलत कर बैठा तो वो जानता है कि उसका फेटेड और उसका मेटेड ओमेगा कोई और नहीं बल्कि विभूषण है, और अगर ये चीज़ लोगों को पता चल गई
कि वो कमरे में बुलाकर एक ओमेगा के साथ रोमांटिक हो रहा है। ये चीज़ विभूषण के लिए कितनी ज़्यादा घातक हो सकती है वो जानता है। वो जानता है कि सभी की नज़रें इस वक्त क्या सोच रही हैं और वो विभूषण की जान को खतरे में नहीं डाल सकता। उसे बहुत गुस्सा आता है कि उसने विभूषण को रुलाया। गुस्से में आकर वो ज़ोर से दीवार पर एक मुक्का मारता है और फिर उस दीवार के पास कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें नाराज़ नहीं करना चाहता, पर मैं लोगों के कमीनेपन से, उनके घटियापन से तुम्हें बचाना चाहता हूँ। तुम्हें देखते ही मैं अपना आपा खो देता हूँ, लेकिन मैं अभी ऐसा कुछ नहीं कर सकता। जब तक एम्प्रेस जंगछा को मैं गद्दी पे नहीं बैठा देता, तब तक मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकता। उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मैं कमज़ोर हो जाता हूँ। मैं जो नहीं करना चाहता वो करने लगता हूँ। तुम मुझे पागल कर रहे हो, तुम मुझे जानबूझकर ऐसा कर रहे हो। क्यों तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी तरफ खींचा जाता हूँ? क्यों आज तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनकर मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन वहीं तुम्हें शुएं के साथ देखकर मुझे नफरत हो रही थी? क्यों तुम जब वेंचिंग के नाम से जल रहे थे मुझे आनंद आ रहा था? और वो खत वो खत जो मैं तुमसे ऐसे ही तुम्हें छेड़ने के लिए लिखवा रहा था, उसे लिखते हुए तुम्हें जलन महसूस हो रही थी। क्या तुम भी मुझे पसंद करने लगे हो? मुझसे सब झूठ बोल सकते हैं। तुम्हारे चक्रों में शुयंग ने भी मुझसे झूठ बोला है कि उस दिन कमरे में तुम नहीं थे, जबकि मैं जानता हूँ कि जिस इंसान को मैंने चुंबन किया वो तुम ही थे। जिस इंसान के कपड़े खुले हुए थे वो तुम ही थे। जिस इंसान को उस दिन मैं अपना बनाने पर पागल हो चुका था वो तुम ही थे, क्योंकि किसी दूसरे ओमेगा की खुशबू मुझे अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। एक तुम ही हो जिसे अपने थोड़े से भी नज़दीक देखते ही मेरे इंस्टिंक्ट एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। तुम्हें लगता है तुम्हें बचाने के लिए शुएंग ने झूठ बोला और मैं झूठ नहीं पकड़ सकता था? पर मैंने भी अनजान बनने का दिखावा किया, क्योंकि मैं तुम्हें सजा नहीं दे सकता हूँ। मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरे फेटेड ओमेगा हो। और सच बताऊँ तो अगर उस दिन शुएंग नहीं रोकता तो मुझे डर था कि मैं तुम्हें क्लेम कर देता और फिर सभी की बुरी निगाहें तुम पर होती। मैं तुम्हें अपने नज़दीक रखना चाहता हूँ, इसलिए तो सिर्फ तुम्हारे सोने के बाद तुम्हें देखने आया करता था, इसलिए तुम्हें दूर से देखा करता था। तुम्हारी छत पर आकर तुम्हें महसूस करता हूँ। तुम्हें एक दफ़ा अपनी बाहों में लेकर उस चांद को देखना चाहता हूँ। मैं थक गया हूँ इतना कड़क बनकर। क्या मैं कभी तुम्हारे सामने सॉफ्ट बन पाऊँगा? क्या मैं तुम्हारे सामने अपने मन की बात खुलकर कह पाऊँगा? क्या तुम मुझे सुनना भी चाहोगे? जानता हूँ मैं तुम्हारा दिल अक्सर तोड़ देता हूँ, पर मैं क्या करूँ? अगर मैं तुम्हारे नज़दीक रहूँगा तो लोग बातें करेंगे, और बातें करेंगे तो याद रखना उतने ही दुश्मन तुम्हारे इकट्ठे हो जाएंगे जितने लोग मुझसे नफरत करते हैं। बस मैं तुम्हारे लिए नुकसान नहीं बनना चाहता। मैंने जब युनमक के जंगछा को एम्प्रेस के तौर पर चुना तो कितने लोग उससे नफरत करने लगे, कितने लोग उससे दुश्मनी मोल ले रहे हैं, और कितने लोग पीछे से हम लोगों पर उंगलियां उठाते हैं। मैं सब जानता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए वो सब नहीं ला सकता, क्योंकि तुम मेरे फेटेड ओमेगा हो, मेरे ओमेगा। और तुम्हें अगर कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। जिन जिशुन का तो सिर्फ मैंने हाथ काटा था, मेरा बस चलता तो मैं उसे जान से मार देता। ये सोच के ही लवांग जी गहरी सांस लेता है। तभी यहाँ पर उसके दरवाजे पे नॉक हुआ और एक अल्फ़ा सर्वेंट ने आकर उसे डिनर के लिए पूछा। लवांग जी ने कहा कि लगा दो, और वो अल्फ़ा सर्वेंट खाना लेने के लिए चला गया। यहाँ पर विभूषण अपने कमरे में आने के बावजूद घुटनों के बल बैठा
अपने बिस्तर पर ऐसे ही अपनी उंगलियों से खेल रहा था। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसकी आंखें थोड़ी सी नम थी। हैंगुनजुन उसे हर बार कैसे बोल सकते हैं। लास्ट टाइम भी उसे किस करने के बाद, उसके कपड़े खोलने के बाद हैंगुनजुन को कुछ भी याद नहीं था, और इस बार भी उसे इतना मैसी किस करने के बावजूद भी हैंगुनजुन ने 2 मिनट में उसे कमरे से निकाल दिया। उसे अपने कपड़ों में से हैंगुनजुन की खुशबू आ रही थी। वो उन कपड़ों को हल्का सा इनहेल कर रहा था और फिर उसमें से आती हुई खुशबू को अपने सीने से लगाने की कोशिश कर रहा था। फिर वो पास में पड़े तकिए को अपने हाथों में लेता है और ज़ोर से उसे अपने बाहों में कसकर हक करता है, और फिर धीमे धीमे उसकी आंखों का कलर चेंज होते हुए वो अपने मुंह से करहराने की आवाज़ निकालते हुए कहता है, अल्फ़ा, अल्फ़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे पसीने आ रहे हों, और तुरंत ही वो वापस से अपनी आंखों को नॉर्मल करते हुए एकदम से अपनी सुध-बुध से वापस आता है और मन में सोचता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है, वो यहाँ पे क्या कर रहा है इस तरह से बैठे हुए। और फिर उसे याद आता है कि शिट, हैंगुनजुन की वजह से उसका फिर से आज मूड ख़राब हो गया। इसलिए वो अपने कपड़ों को ठीक करता है, अपने आंसू को पोंछता है और थोड़ा सा अपने चेहरे पे क्रीम को लगाता है, और उसके बाद जंगचा के पास चला जाता है। यहाँ पर वो जंगचा को बताता है कि 3 दिन में समारोह है और नैन शिचन के साथ एक बहुत ख़ास मेहमान आने वाला है जो कि हैंगुनजुन के बहुत करीब है। शायद हैंगुनजुन का ओमेगा हो सकता है। ये बताते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत ही ज़्यादा पहने थे और उसके चेहरे पे बिल्कुल उत्साह नहीं था, हंसी नहीं थी। तभी जंगचा कहता है कि आशियान, तुम तो ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हैंगुनजुन तुम्हारे अल्फा हो। तुम इतना क्यों चिढ़ रहे हो और इतना ज़्यादा क्यूरियस क्यों हो? तुम्हें क्या लेना देना? और वैसे भी तुम टेंशन मत लो। मुझे नहीं लगता कि एम्परर का उस ओमेगा से कोई लेना देना होगा। विभूषण कहता है एम्परर का नहीं है। उनका छोटा भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, पता है वो मुझसे खत लिखवा रहा था। यहाँ पर मुस्कुराते हुए जंगचा कहता है, अच्छा क्या लिखवाया उन्होंने खत में? विभूषण ने कहा, इतनी अश्लील बातें थी ना, इतनी अश्लील बातें थी, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मुझे लगता है कि उन दोनों के बीच में कुछ तो है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तुम्हें लगता है कि हैंगुनजुन आउट ऑफ वेडलॉक जाके उसके साथ? जंगचा कहता है, ऐसे मत बोलो, लैन परिवार में ऐसा कुछ नहीं होता है और हैंगुनजुन ऐसे नहीं लगते। विभूषण यहाँ पर अपने कपड़ों को ठीक करते हुए कहता है, तुम नहीं जानते, सारे अल्फा एक जैसे होते हैं। घटिया, बिल्कुल घटिया। वो मन में सोचने लगता है, उसे तो मैसी किस कर चुका है वो हैंगुनजुन, जबकि उसे भी लगा करता था हैंगुनजुन कभी किसी को किस नहीं कर सकता, और एक नहीं बल्कि 2-2 बार, और लास्ट टाइम तो वो इंटीमेट होते होते बचे थे। इसलिए वो मन में सोचता है, हैंगुनजुन, मैं तुम्हें मार डालूंगा अगर तुम किसी और ओमेगा के हो। नहीं, मैं सेकंड प्रिंस के बारे में ऐसे कैसे सोच सकता हूँ। फिर वो जंगचा से कहता है कि जंगचा, तुम्हें लगता है कि हैंगुनजुन जिशान के किसी ओमेगा से शादी कर सकते हैं? जंगचा कहता है, हैंगुनजुन, मैंने कभी उनका किसी ओमेगा से अफेयर सुना नहीं है, और तो और यहाँ पे मैं जब से आया हूँ मुझे कभी किसी ने नहीं कहा कि जिशान के किसी ओमेगा से उनके संबंध हैं। पर अगर हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। यहाँ पर हैंगुनजुन को एक कंपेनियन मिल जाएगा, फिर वो दूसरों की लाइफ में ज़्यादा डंडे नहीं करेंगे। लेकिन विभूषण की तो मुट्ठी भिज गई और उसने कहा, क्या कहा तुमने? ऐसे कैसे मिल जाएगा उन्हें? क्या पता उस ओमेगा के इरादे अच्छे हों या ना हो। वो जिशान से है, दुश्मन से, तो तुम उसे अपने यहाँ पर मिलाने की कोशिश कैसे कर सकते हो? तुम्हें अपनी सत्ता को सिक्योर रखना है, और हैंगुनजुन शादी ना करे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि तुम्हारे बच्चे होंगे तो वो इस गद्दी पे बैठेंगे। इसलिए बकवास मत करो। हैंगुनजुन कुंवारे ही रहे तो अच्छा है, बिल्कुल अपने चाचा की तरह। विभूषण की शब्दों में कटुता थी, जिसे देखकर हंसते हुए जंगचा कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे हैंगुनजुन और तुम्हारी फिर से कोई लड़ाई हो गई, फिर से कोई बहसबाजी हुई है क्या? विभूषण कहता है कि मैं तो उस बदतमीज इंसान का चेहरा भी नहीं देखना चाहता, पर अफसोस कि मैं उसे पीट नहीं सकता। तुम नहीं जानते मेरी आर्चरी और मेरी स्वॉर्डमैनशिप कितनी ज़्यादा अच्छी है। ऐसे 3-4 हैंगुनजुन को तो मैं यूं ही उठा के पटक देता, लेकिन मजबूरन मैं यहाँ पर रहने आया हूँ एक मेहमान की तरह, वरना तो
ये हैंगुनजुन मेरे आगे पानी भरता, ये तो देखता रह जाता मेरी स्किल्स को। यहाँ पर जंगचा हंसते हुए कहता है, ओह वही स्किल्स ना जो तुम्हें बेहोश कर देती हैं, वही स्किल्स ना जब वो अपने फेरोमोन्स को रिलीज़ करते हैं तो तुम बेहोश होकर गिर जाते हो, तुम उन्हें सजा दोगे। एम्परर खुद भी उसे सजा नहीं दे सकता। मुझे नहीं लगता कि उसे जितना पावरफुल डोमिनेटिंग कोई अल्फा यहाँ होगा। विभूषण कहता है, तो मैं उसकी चटनी बना दूंगा, मैं उसे पीट दूंगा, मैं उसे इतनी तेज़ मुक्का मारूंगा कि उसके दांत तोड़ दूंगा। लेकिन विभूषण की बातें सुनकर जंगचा तुरंत ही उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहता है, बकवास मत करो, यहाँ पर दीवारों के भी कान हैं और तुम हैंगुनजुन के बारे में बिल्कुल बकवास मत करना। किसी को पता चल गया तो मेरी आफत आ जाएगी। वो लोग सोचेंगे कि मैं ये सब भड़काने वाली चीज़ें कर रहा हूँ। समझ में आया तुम्हें? किसी से कुछ मत कहना, बेवकूफ़ कहेंगे। विभूषण कहता है, मेरे को उस अल्फा पे बहुत गुस्सा है। यहाँ के सभी अल्फा ना पर्वर्ट हैं, एक नंबर के पर्वर्ट। अभी इन्हें पता नहीं है मैं कितनी अच्छी तलवारबाजी कर सकता हूँ, वरना इन जैसे 4-5 अल्फा को तो मैं यूं ही धो दूंगा। जंगचा हंसता है और कहता है, लगता है इस बार कुछ ज़्यादा बड़ी भयंकर गलती कर दी है हैंगुनजुन ने, तभी तुम इतने किलस गए हो और अब उन्हें पीटने की बातें कर रहे हो। विभूषण फिर से मुंह बनाता है और कहता है, छोड़ो, जाने दो, मैंने माफ़ किया उन्हें, वरना वो मेरे गुस्से के आगे 2 मिनट नहीं टिक पाएंगे। जंगचा कहता है, कुछ ज़्यादा ही तुम अपनी बढ़ाई नहीं कर रहे। विभूषण कहता है, रुको, अभी हैंगुनजुन की उस प्यारी वेंचिंग को आने दो, फिर मैं बताता हूँ कि मस्ती और डोमिनेंसी किसे कहते हैं। और वो इतराते हुए वहाँ से उठकर चला गया। जंगचा कहता है, ए खाना तो खा लो। विभूषण कहता है, नहीं, अभी मुझे कुछ तैयारी करनी है, आने वाले मेहमान के लिए गिफ्ट प्रिपेयर करना है, मुझे जाना होगा। और यूँ बोलकर वो वहाँ से चला गया। देखते हैं गाइस विभूषण आखिर क्या गिफ्ट प्रिपेयर करने वाला है, और आखिर हैंगुनजुन वेंचिंग का नाम लेके विभूषण को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या ओमेगा के मन में भी थोड़ा सा प्यार जगाना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या हैंगुनजुन वेंचिंग के सिर्फ नाम का इस्तेमाल करके ही विभूषण के दिल में प्यार जगाएं, थोड़ा सा उसे जलन महसूस कराएं, और क्या होगा जब वेंचिंग सच में आएगी, विभूषण को जलन होगी या नहीं होगी, और शुयंग का इस्तेमाल जो शाओ शिनचैंग करने वाला है उसका क्या रहेगा, और हमारा नटखटा नीहो सिंह जो कि इतना गुस्सेल है उसका क्या होगा। क्या वो अपने मन की बातों को, अपने मन की भावनाओं को कभी समझ पाएगा। देखते हैं अगले एपिसोड में। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं कि आपको जेलस लवांगची ज़्यादा पसंद आएगा या जेलस विभूषण। हालांकि इसमें लवांगची बहुत सारी जगह पे जेलस होने वाला है, लेकिन क्या आपको जेलस विभूषण भी देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय, टाटा।